अगर शरीर एक गाड़ी है तो आमतौर पर लोग इसके इंजन पर ध्यान देते हैं, मतलब दिल पर या फिर इसके कंप्यूटर पर यानी दिमाग पर। हाँ बिल्कुल, यही दो ऑर्गन सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहते हैं। सही कहा। लेकिन इस दिमाग और दिल को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है ना, उस पर हमारा ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक वो सिस्टम पूरी तरह से क्रैश ना हो जाए। अरे ये तो बहुत आम बात है, जब तक चोट ना लगे कोई उस बारे में सोचता ही नहीं। एग्जैक्टली तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ऑर्गन पर फोकस करेंगे जो पेट के ठीक पीछे छुपा होता है। हम बात कर रहे हैं पैंक्रियाज की, जैसे अग्नाशय भी कहते हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना शरीर का पूरा केमिकल और एनर्जी बैलेंस बस कुछ ही मिनटों में तबाह हो सकता है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम मेडिकल जर्नल्स, नेशनल पैंक्रियास फाउंडेशन की गाइड्स, लिव हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और किंग्स कॉलेज लंदन की एक नई स्टेम सेल रिसर्च के जरिए समझें कि ये ऑर्गन आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इस विषय में सबसे रोचक बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें इस छोटे से ऑर्गन को कैसे प्रभावित करती हैं। हम क्या खा रहे हैं, हमारी नींद कैसी है, यहाँ तक कि हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है। तो मतलब ये सब चीजें सीधे तौर पर पैंक्रियास से जुड़ी हैं। बिल्कुल जुड़ी हैं। और आज हम सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं गिनाएंगे, हम ये समझेंगे कि आखिर शरीर के अंदर ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो हमारे पूरे मेटाबॉलिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जब भी पैंक्रियास का नाम आता है तो ज्यादातर लोग सिर्फ डायबिटीज और इंसुलिन के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। राइट। पर जब मैंने इन सोर्सेस को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ये ऑर्गन एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया चला रहा है। मतलब इसके दो मुख्य काम हैं, एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन। सही पकड़ा आपने। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये शरीर का एक गुप्त पावर प्लांट भी है और एक केमिकल फैक्ट्री भी है। ये फैक्ट्री वाली एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। देखिए, अगर हम इसके एंडोक्रिन फंक्शन की बात करें तो ये शरीर में एनर्जी की करेंसी को मैनेज करता है, यानी ब्लड शुगर को। अच्छा, तो इंसुलिन वाला पार्ट यही है। हाँ, इसमें एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं और अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागॉन बनाती हैं। ओके, तो जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करता है? जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ती है, बीटा सेल्स तुरंत इंसुलिन रिलीज करती हैं। इससे होता यह है कि शरीर की कोशिकाएं उस शुगर को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर पाती हैं। और वो दूसरा फंक्शन जो आप एक्सोक्राइन बता रही थी? हाँ, दूसरी तरफ एक्सोक्रिन फंक्शन बिल्कुल अलग है। ये एक प्योर केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। खाने को पचाने के लिए, खासकर फैट और प्रोटीन को पचाने के लिए, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। और फिर उन्हें कहाँ बेचता है? उन्हें सीधे छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें दो बिल्कुल अलग असेंबली लाइंस हैं। एक शुगर कंट्रोल कर रही है, हाँ, और दूसरी खाना बचा रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, जब लोग लगातार गलत खाना खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या ये दोनों असेंबली लाइंस एक ही समय में क्रैश हो जाती हैं? यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात ये है कि लोग सोचते हैं ये दोनों अलग काम कर रहे हैं, पर ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? देखिए, जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता ना, मतलब जब एक्सोक्राइन सिस्टम फेल होता है और ठीक से एंजाइम्स नहीं बनाता, तो शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अच्छा, तो उससे शरीर पैनिक करता होगा। बिल्कुल, शरीर में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और इससे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ने लगती है। ओह, तो इस इन्फ्लेमेशन का असर उन इंसुलिन वाली बीटा सेल्स पर भी पड़ता है? हाँ, ये इन्फ्लेमेशन सीधा एंडोक्राइन सिस्टम को हिट करती है और ऊपर से अगर डाइट में बहुत ज्यादा फैट और रिफाइंड शुगर है तो सोचिए क्या होगा। बीटा सेल्स को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, उन्हें बार बार इंसुलिन पंप करना पड़ता है। एक वक्त के बाद ये कोशिकाएं थक जाती हैं। ये वैसा ही है कि आप एक फैक्ट्री की मशीन को बिना मेंटेनेंस के डबल स्पीड पे चला रहे हैं। अरे बाप रे, तो जब इस फैक्ट्री की मशीनरी पर उसकी क्षमता से ज्यादा दबाव पड़ता है तो इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे टूटने लगता होगा। फिर तो खतरे और बीमारियां ही आएंगी। हाँ, और इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। मैं थोड़ा यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में समझना चाहता हूँ। हम सोर्सेज में इनका जिक्र देखते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है आखिर? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज
एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून मतलब शरीर खुद पर ही हमला कर रहा है? सही कहा। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी वजह से कंफ्यूज हो जाता है और उन बेटा सेल्स को दुश्मन समझकर पूरी तरह नष्ट कर देता है। मतलब इंसुलिन बनने की फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ये तो काफी क्लियर कट और थोड़ा डरावना भी है। और टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या होता है? टाइप 2 थोड़ा अलग है। इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है, पर हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स उस इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसे मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फिर ब्लड में शुगर बढ़ती रहती होगी? बिल्कुल। और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ देखकर पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। इससे बीटा सेल्स पर ओवरवर्क का दबाव पड़ता है। और सोर्सेज एक बहुत चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या? जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज होता है ना, तब तक लगभग 50% बीटा सेल फंक्शन पहले ही खत्म हो चुका होता है। वेट, रियली? 50%? हाँ, मतलब जब तक आपको पता चलता है कि आपको बीमारी है, तब तक आधी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। पता ही नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है। सोर्सेज में एक और कंडीशन का जिक्र है, पैंक्रियाटाइटिस। इसे कैसे समझें? पैंक्रियाटाइटिस बेसिकली पैंक्रियाज की सूजन है। हम्म। इसका मेन कारण आमतौर पर अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन और गैलस्टोन्स होते हैं। गैलस्टोन्स? पथरी। हाँ, गॉल ब्लेंडर में बनने वाली पथरी पैंक्रियास की नली को ब्लॉक कर सकती है। तो जब ब्लॉकेज होती है तो उसके अंदर बनने वाले एंजाइम्स का क्या होता है? यही तो सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आंत में जाकर फैट को पचाने वाले थे, वो पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। ओह, तो वो अपने ही ऑर्गन को पचाने लगते हैं। एग्जैक्टली। वो अपने ही ऑर्गन को खाने लगते हैं। अगर इस अक्यूट स्थिति का इलाज ना हो तो ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस बन जाता है। और इसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर का भी खतरा होता होगा। मैंने पढ़ा है इसकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होती है, सिर्फ 4 से 6 महीने। हाँ, इसे सबसे खतरनाक कैंसर्स में से एक माना जाता है और आजकल 55 साल से कम उम्र के लोगों में इसके केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसका बड़ा कारण है ग्लूकोटॉक्सिसिटी और एक नई चीज जिसे NAFPD कहते हैं। NAFPD? ये क्या होता है? ये है नॉन अल्कोहलिक फैटी पैंक्रियाटिक डिजीज। मोटापे के कारण पैंक्रियास के अंदर और उसके आसपास फैट जमा हो जाता है और ये लगातार इन्फ्लेमेशन पैदा करता है जो कैंसर को बढ़ावा देता है। एक और चीज, ये कैंसर इतना जल्दी धार पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके लक्षण आखिरी स्टेजेस में आते हैं, जैसे अचानक डायबिटीज का निकल आना, पीलिया होना, बिना वजह वजन गिरना या डार्क यूरिन होना। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अरे, तो क्या ये सिर्फ हमारी मीठी और फैट वाली डाइट का मैकेनिकल नतीजा है, या इस फैक्ट्री पर कुछ ऐसे हमले भी हो रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं पाते? मतलब कुछ छुपे हुए दुश्मन? आप बिल्कुल ठीक दिशा में सोच रहे हैं। सिर्फ मीठा और अल्कोहल ही नहीं, सोर्सेज कुछ ऐसे हैरान करने वाले टॉक्सिन्स का खुलासा करते हैं जो चोरी छुपे पैंक्रियास पर हमला करते हैं। जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और सोडाज में मिलने वाला फ्रक्टोस। एक सेकंड, फ्रक्टोज तो फलों में भी होता है, तो क्या फल खाना भी खतरनाक है? नहीं, फलों में फाइबर होता है जो उसके डाइजेशन को स्लो कर देता है। हम यहाँ सोडाज और आर्टिफिशियली स्वीट ड्रिंक्स वाले फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। अच्छा, लिक्विड शुगर? तो ये अलग कैसे बिहेव करता है? देखिए, आम ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन लिक्विड फ्रक्टोज सीधा लिवर और पैंक्रियाज के मेटाबॉलिक प्रोसेस को बिगाड़ता है। ये सीधा वहाँ फैट के रूप में जमा होने लगता है। और मतलब ये तो एक तरह से बाईपास कर गया पूरे कंट्रोल मैकेनिज्म को। बिल्कुल। और इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर पका हुआ मीट भी एक बड़ा खतरा है। हाई टेम्परेचर पर, जैसे ग्रिलिंग या डीप फ्राइंग? हाँ, इस प्रोसेस में HCAs और PAHs जैसे कार्सिनोजेंस बनते हैं। ये सीधा कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। तो डाइट तो क्लियर हुई, पर मैंने सोर्सेज में देखा कि नींद और स्ट्रेस का भी रोल है। अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, नींद में खराबी को कुछ लाइट एट नाइट या LAN कहा गया है। इसका क्या कनेक्शन है? ये सबसे अहम मुद्दा है। रात में रोशनी या लगातार नींद टूटने से हमारा सर्केडियन रिदम टूट जाता है, यानी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। हाँ, जब ये क्लॉक बिगड़ती है तो बॉडी में मेलेटोनिन कम हो जाता है और सोर्सेज के मुताबिक ये सीधा कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। और स्ट्रेस, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस तो सबको है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। इससे एक केमिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसे बेटा एड्रेनर्जिक सिग्नलिंग कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसका
आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में स्ट्रेस के हार्मोन्स ट्यूमर को डायरेक्टली फीड करते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ और तेजी से होती है। बाप रे, मतलब तनाव सीधा कैंसर को खाना खिला रहा है। बिल्कुल। और क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस भी पैंक्रियाज पर हमला कर सकते हैं? माइक्रोब्स। लेकिन बैक्टीरिया तो आमतौर पर पेट या मुंह में होते हैं ना, पैंक्रियाज तक कैसे पहुंचते हैं? यही तो, मुंह के बैक्टीरिया जैसे पी जिंजिवालिस जो मसूड़ों की बीमारी पैदा करते हैं, वो खून के जरिए पैंक्रियाज तक पहुंच सकते हैं। अरे, तो मुंह की सफाई का पैंक्रियाज से सीधा कनेक्शन है? हाँ, उसके अलावा पेट के बैक्टीरिया, एच पाइलोरी और यहाँ तक कि कच्चे पोल्ट्री मीट से आने वाले वायरसेस भी पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अगर इस स्थिति को देखें तो ये एक ऐसी संकटग्रस्त सिटी लगती है जिस पर न सिर्फ सामने से हमला हो रहा है, बल्कि उसके अंदर भी जासूस छुपे हैं। फ्रक्टोज, बैक्टीरिया, स्ट्रेस, हर तरफ दुश्मन। सही कहा। तो अगर दुश्मन चारों तरफ हैं तो लोग आखिर अपने शरीर को प्रोटेक्ट कैसे करें? कोई रास्ता तो होगा इन बचाव की 6 स्तंभों में? बिल्कुल रास्ता है। इन खतरों को पहचानने के बाद बॉडी को एक मजबूत किले में बदलने का एक ब्लूप्रिंट हमारे पास मौजूद है। इसे लाइफस्टाइल मेडिसिन के 6 पिलर्स कहते हैं। तो ये 6 पिलर्स क्या हैं? ये है होल फूड, प्लांट बेस्ड डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रेस्टोरेटिव स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइडिंग टॉक्सिन्स और सोशल कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले डाइट की बात करते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और फाइबर आखिर इस फैक्ट्री को बचाते कैसे हैं? उनके अंदर काम करने का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, प्लांट बेस्ड डाइट हमारे गट माइक्रोबायोम यानी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को सुधारती है। फाइबर एक तरह से इन अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। और इन बैक्टीरिया के ठीक रहने से पैंक्रियास खुश रहता है। हाँ, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एक और रोचक कंपाउंड है फाइटेट्स, जो होल ग्रेन्स में मिलता है। इसका क्या काम है? सोर्सेज के मुताबिक फाइटेट्स डायरेक्टली कैंसर सेल्स को सिलेक्टिवली टारगेट करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। इसके अलावा हल्दी में मिलने वाला कुर्कुमिन और बेरीज सीधा इन्फ्लेमेशन को कट करते हैं। और किन चीजों से बचना जरूरी है इस डिफेंस सिस्टम में? हमें आयरन जो रेड मीट में मिलता है और एनिमल फैट से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर एक चीज बताइए, जिन लोगों को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, क्या उन्हें भी वही सब करना है? उनकी स्थिति तो थोड़ी अलग होगी। हाँ, उनके लिए नियम थोड़े सख्त है। उन्हें अपना फैट इंटेक एक दिन में सिर्फ 30 से 50 ग्राम तक सीमित रखना चाहिए। और पोर्शन साइजेस? उन्हें एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे मील्स लेना बेहतर है। और अगर उनका एक्सोक्राइन फंक्शन खराब हो चुका है तो उन्हें पीआरटी का उपयोग करना पड़ता है। PERT? हाँ, यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी? बिल्कुल। इसमें खाने के साथ एंजाइम्स की गोलियां ली जाती हैं ताकि डाइजेशन ठीक रहे। अच्छा, डाइट तो समझ आ गई। अब ब्लूप्रिंट का एक और अहम हिस्सा है फास्टिंग और एक्सरसाइज। हाँ, फास्टिंग और एक्सरसाइज का असर बहुत गहरा होता है। ही क्या है? तो फिर ब्लड शुगर रिवर्स कैसे हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज वालों में? उसे हम फंक्शनल रिकवरी कहते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो पैंक्रियाज की बेटा सेल्स को एक तरह का मेटाबॉलिक रेस्ट मिलता है। उन्हें छुट्टी मिल जाती है एक तरह से। हाँ, और जब आप हफ्ते में लगभग 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेल्स इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कम इंसुलिन में भी काम चल जाता है। तो इससे पैंक्रियास पर दबाव कम हो जाता है और बचे हुए सेल्स बेहतर काम करने लगते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल, वही छूटी हुई कोशिकाएं दोबारा एफिशिएंटली काम करने लगती हैं। लेकिन एक सवाल और है, लाइफस्टाइल से फंक्शनल रिकवरी तो हो सकती है, पर जब बीटा सेल्स पूरी तरह खत्म हो चुके हों, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में होता है, तब क्या? तब मेडिकल साइंस का नया फ्रंटियर क्या है? वहां आती है स्टेम सेल रिसर्च। जब कोशिकाएं ही नहीं बची हैं तो रीजेनरेटिव थेरेपीज की जरूरत पड़ती है। सोर्सेज में किंग्स कॉलेज लंदन की एक रिसर्च का जिक्र है। कुछ MRC DTP 2025 के तहत काम हो रहा है। वो लोग क्या बना रहे हैं? वो स्टेम सेल डिराइव्ड पैंक्रियाटिक ऑर्गेनॉइड्स पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनॉइड्स, यानी लैब में बनाया हुआ छोटा ऑर्गन? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि इंसान की त्वचा यानी स्किन सेल से डिराइव्ड iPSCs का उपयोग कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? क्या वैज्ञानिक सच में हमारी स्किन के सेल्स को लेकर उन्हें इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री में बदल रहे हैं? सही समझे आप। वो आम स्किन सेल्स को वापस स्टेम सेल स्टेट में भेजते हैं और फिर उन्हें पैंक्रियास सेल्स में डेवलप करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक एंजाइम का बड़ा हाथ है। कौन सा एंजाइम? उसका नाम है USP7।
नई खोज में पता चला है कि ये एंजाइम सेल्स को बीटा सेल्स में बदलने के प्रोसेस में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। अपनी ही स्किन से नया पैंक्रियास सेल बनाना। इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है जो हमें सोचना चाहिए। आने वाले दशक में क्या रीजेनरेटिव थेरेपीज डायबिटीज का रूप बदल देंगी? इस डिजीज इन अ डिश मॉडल से हम डायबिटीज का स्थायी इलाज खोजने के बहुत करीब है। ये उम्मीद जगाने वाली बात है। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैंक्रियास सिर्फ एक छोटा सा ऑर्गन नहीं है जो बस इंसुलिन बनाता है। सही बात है। ये शरीर का मास्टर मेटाबॉलिक इंजन है। चाहे वो डाइट में फैट और शुगर को कंट्रोल करना हो, अपना स्लीप साइकिल ठीक रखना हो या स्टेम सेल की नई खोजें हो, पैंक्रियास की सेहत ही हमारे ओवरऑल वेलबींग की कुंजी है। एकदम सही। लेकिन इस एपिसोड मेरा मतलब है इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं लोगों के सोचने के लिए एक गहरा विचार पेश करना चाहता हूँ। हाँ, वही चौथा स्तंभ जिसकी हमने आगे बात नहीं की थी। बिल्कुल। सोर्सेज में लाइफस्टाइल मेडिसिन का आखिरी स्तंभ बताया गया है सोशल कनेक्शन और वॉलंटियरिंग, यानी सामाजिक जुड़ाव। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है। हाँ, तो यही सवाल है, क्या दोस्तों से मिलना, सपोर्ट ग्रुप्स में हिस्सा लेना और दूसरों की बेस्वार्थ मदद करना सच में हमारे ऑर्गन्स के अंदर आने वाले बायोकेमिकल दबाव को कम करता है? कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है ऐसे इंटरैक्शन से। एग्जैक्टली। तो क्या इससे हमारा पैंक्रियाज कैंसर और इन्फ्लेमेशन से बच सकता है? ये एक ऐसी कड़ी है जो सीधा साइकोलॉजी को बायोलॉजी से जोड़ती है। अगर दिल खुश है और लोग आपस में जुड़े हैं तो शरीर के अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। ये वाकई बहुत पावरफुल थॉट है और हर किसी को इस पर विचार करना चाहिए। सही में। तो आशा है कि आज इस ऑर्गन की कार्य प्रणाली को समझने के बाद आप सब अपनी रोजमर्रा की आदतों में वो छोटे बदलाव जरूर लाएंगे जो इस इंजन को चलाते हैं। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए यहीं रुकते हैं। उम्मीद है कि आप इस अनदेखे पावर प्लांट की अब बेहतर देखभाल करेंगे।